Well, so we are going to start the lesson, reflections on the reawakening East. We continued in previous class. हमने पिछली क्लास में जो है वो इसको पढ़ा था, and we came to know that the alternation of power had been uh, continue for centuries. कई सदियों से alternation of power continued रहा. In early history, East they were dominant, and after that, Western culture after the conquest of Greece and Alexandria. So they started exceeding. But when Islamic culture became dominant and the Muslim Caliphate, they had considerably a larger kingdom. So the Muslims or the Eastern people, uh, especially China, Tang dynasty, they became dominant in both in power and also in civilization. कि उसमें जो थे हमारे साइंटिस्ट ईस्ट के जो लोग थे वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे. हमारे जो है वो मगरिब की जब लड़ाइयाँ हुई थी जर्मन्स की और दूसरे लोग आपस में लड़े थे, ममालिक लड़े थे. सो आफ्टर दैट वेस्टर्न कंट्रीज दे हैड अ फॉल एंड ईस्टर्न countries they had a rise in power and in civilization. And after 16th century और 16वीं सदी के बाद से there were some explorer Vasco da Gama and Columbus. They were the people who brought the western countries out of the abyss of barbarism. कि वो लोग थे वास्को डे गामा थे और इसके अलावा जो है वो कोलंबस थे जिनको पायनीर कहा जाता है वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के. इन्होंने जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को जहालत की गुमराही से निकाला था. एंड दे हैड गॉट साइंटिफिक टेक्निक्स विद देम. उन्होंने साइंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने तरक्की करना शुरू कर दी थी. So the East, which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onward. उसके बाद से 16वीं सदी के बाद से मशरिक के लोग जिन्होंने बड़ी तरक्की की हुई थी साइंस में और कल्चर में, 16वीं सदी के बाद से उनका जवाल शुरू हो गया. Western conquest, or at the very least, Western influence became dominant throughout the world. उसके बाद से मगरिबी तासुर, मगरिबी दुनिया हम पर हुक्मरान होना शुरू हो गई. When I was young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely. The author says that in his youth, author अपना बताते हैं कि जब वो नौजवान थे तो उन्हें ऐसा बताया जाता था, उनके मुल्क में ऐसा फील किया जाता था कि अब मगरिब कंट्रीज डोमिनेंट हो गए और अब हम डोमिनेंट ही रहेंगे और अब हम तरक्की ही करते रहेंगे और अब मशरिक के लोगों को अपना गुलाम बना के रखेंगे. In this expectation, as everyone can now see that West was mistaken. और चूंकि वो खाम ख्याली आ गई थी और जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी सोच लोगों ने रख ली थी कि अब हम तो डोमिनेंट ही रहेंगे. सो दे वर मिस्टेकन. उसके बाद उनसे वो गलती हुई कि उन्होंने तकब्बुर करना शुरू कर दिया था. Once again, at the time of the fall of Rome, wars between Germans and other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asian subjection. उसके बाद जब जंगें शुरू हुई जर्मन्स की और दूसरे मगरबी ममालिक की, जब दुनिया दो हॉस्टाइल ब्लॉक्स में तकसीम हो गई, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो उसके बाद यूरोप को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि वो एशिया का खित्ता जिस पर उसकी हुक्मरानी थी उससे हाथ धोना पड़ा. इट इज नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज थ्रेटेंड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग. अब यूरोप को ही खतरात लाहक हैं. यूरोप एक ऐसा कंट्री है जो आज डरता है कि कहीं चाइना का अलायंस ना हो जाए रशिया से. Moscow is capital of Russia and Peking is the old name of Beijing, that is capital of China. Peking यहाँ पर old name है बेजिंग का और मास्को जो है वो रशिया का कैपिटल है. तो अब यूरोप की जो आज़ादी है उसको थ्रेट किया जाता है कि कहीं अगर ये एशिया का चाइना मुल्क अगर रशिया से मिल जाए और ये मिलकर कोई एक अलायंस बना लें, सो द यूरोप इज थ्रेटेंड. वैसे भी चाइना भी इतनी तरक्की कर रहा है जो सबकी नज़रों में जो है वो खटक रहा है. सो दिस इज अ न्यू फैक्ट which I think that even Asia has not yet adequately realized. ये भी एक हकीकत है जो एशिया ने अभी तक नहीं समझी है. For centuries, Asia has suffered under the insolence of white men. सदियों से एशिया के लोग गोरों के बुरे बर्ताव के जो है वो हामी रहे हैं. मतलब एशिया के लोगों पर जुल्म सितम किया गया है. इंसोलेंस दैट डिसरिस्पेक्टिव बिहेवियर, मतलब ऐसा बर्ताव जिससे जो है वो किसी की इंसल्ट की जाए, इंसल्टिव बिहेवियर. I have myself seen this insolence displayed in ways that made my blood boil.
कहते हैं कि मैंने कई मर्तबा ऐसा ज़िंदगी में नोट किया है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता, मेरा भी खून खुल जाता। इफ़ आई हैड बीन एन एशियन, अगर मैं एशियन होता एंड नॉट अ यूरोपियन, वुड हैव रोज़ मी टू फ्यूरी। कि वो अंग्रेज़ों का जो सलूक था लोगों के साथ, जब अंग्रेज़ हम पर काबिज़ हो गए थे और उन्होंने 99 ईयर्स हम पर हुक्मरानी कर ली थी, तो उनका एक ऐसा रवैया था जिसको सुनकर जो है, उस जिसको देखकर लोगों को गुस्सा आ जाता था। वो हमें गुलाम समझते थे, हमारे हुकूक का ख़्याल नहीं रखते थे। सो दैट वुड हैव रोज मी टू फ्यूरी, मुझे गुस्सा आ जाता अगर मैं एशियन होता और यूरोपियन ना होता तो। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो तजर्बात हासिल किए हैं ना एशिया के लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, अब उनमें एक ऐसी सेंस आ गई थी, एक क़ुव्वत मज़ाहिमत पैदा हो गई थी। एंड एज़ ऑलवेज़ हैपेंस इन सच केसेस, देयर इज़ अ डेंजर लेस्ट द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस शुड बिकम अ डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट। और अब इसका रिज़ल्ट ये निकला था कि लोगों में इतनी मज़ाहिमत आ गई थी कि वो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने लगे थे। वो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो अब आवाज़ उठाने लगे थे, और अब ऐसा लगता था कि उनमें ये ख़्वाहिश जन्म ले लेगी कि वो आज़ादी चाहेंगे, वो इन लोगों से छुटकारा चाहेंगे। एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। फिर वो ये नहीं देखता कि क्या होने वाला है, सो दे फाइट फॉर देयर राइट्स। एंड द सेम थिंग हैपेंड, that the desire for conquest arose in their hearts, and there were political parties in Asia. And after that, your Western countries, they had to uh, leave their subjection, they had to leave their rule over Asia। जो एशिया पे सब कॉन्टिनेंट पे हुकुम उनकी हुक्मरानी थी। उसके बाद जब अलायंस हुआ, मुसलमान और हिंदू जो है इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसने जुल्म सितम के खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी, और फिर उसके बाद देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जो डोमिनेशन थी वो ख़त्म हो गई। सो इन दीज केसेस इट हैपेंस। सो देयर आर, इट्स ट्रू, सम रेमनेंट्स ऑफ वाइट इंपेरियलिज्म टू बी स्वेप्ट अवे। अभी भी ऐसा है कि मगरबी दुनिया की कुछ बाकियात हैं वाइट इंपेरियलिज्म। इसका मतलब गोरों की जो सल्तनत थी, जो सफ़ेद लोग थे, जो जो हुक्मरानी करते थे, उनकी कुछ बाकियात अभी भी हैं जो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये दिस चैप्टर वाज रिटन इन 1954। ये चैप्टर 1954 में लिखा गया था, तो उस वक्त की बात है। मे बी नाउ वी डू नॉट हैव एनी इम्पेरियलिज्म ऑफ वाइट पीपल इन दी स्टेट्स। हो सकता है कि कुछ आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें हैं जहाँ पर इन अंग्रेज़ों का कब्जा ना हो, लेकिन 1954 की ये बात है कि द फ्रेंच आर रिलेक्टेंट टू अबैंडन देयर क्लेम्स टू इंडो चाइना। फ्रांस चाहता था कि इंडो चाइना में कुछ इलाके जिस पर वो काबिज होना चाहता है वो उसके हिस्से में आ जाएं। द ब्रिटिश क्लिंग टू मलाया, मलेशिया के कुछ हिस्सों पर बरतानिया की नजरें थी। एंड स्टिल होप टू साल्वेज समथिंग इन वेस्टर्न एशिया एंड इजिप्ट एंड सूडान। वो चाहते थे मगरब दुनिया के लोग कि हमें मलेशिया से, सूडान से, मिस्र से कुछ हिस्सा मिल जाए। इन अ लार्ज व्यू इट इज क्लियर दैट व्हाट रिमेन्स ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज डूम। लेकिन ये बात एक हकीकत थी कि जो एशिया में उनकी बड़ी ताकत थी, यानी जो एशिया पे सब कॉन्टिनेंट पे उनकी हुक्मरानी थी, that had become weak, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such traits of power as remains to it in Asia। कोई ये नहीं समझ सकता, आज कोई ये सोच नहीं सकता कि जो यूरोप का कब्जा था, यूरोप की ताकत थी एशिया में, अब वो बाकी है। Now we do not have the ruling power of the European countries in Asia। एशिया में वो यूरोपियन कंट्रीज का जो एक इन्फ्लुएंस था, जो हम पर हुक्मरानी शुरू कर दी थी, अब वो खत्म हो चुका है। Nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe। ना तो ऐसा कहा जा सकता है कि यूरोपियन अमेरिकन जो है वो एशिया पर कब्जा कर लेंगे, या अमेरिकन जो है वो इनको थ्रेट करेंगे। देयर इज ओनली वन imperialism which now offers any menace to Asia। सिर्फ एक सल्तनत ऐसी है जो एशिया को खतरा बन सकती है, एशिया के लिए खतरनाक है। इट इज दैट ऑफ रशिया, और वो सल्तनत है रशिया की। The traditions of civilizations in Asia are ancient and glorious। अब एशिया की जो तहजीब है, जो सकाफत है, वो बहुत कदीम है और बहुत शानदार है। I do not wish to see them wipe out as I fear is happening in China by a degraded form of Western culture। और ऑथर ये का बिलीफ ये है कि वो नहीं चाहते कि ये ट्रेडिशंस, ये तहजीब, ये सकाफतें ख़त्म हो जाएं, जैसे उन्होंने देखा चाइना में हो रहा है। सो वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस से communism, though it is not widely recognized either in the East or in the West, is most modern and most virulent form of Western imperialism। Its philosophy is German and its regime is imposed by military force।
If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization. कम्युनिज्म जो है वो एक गवर्नमेंट के रूल करने का तरीका होता है जिसमें कैपिटल जो होता है ज्यादा वो शेयर किया जाता है इक्वली वहाँ के लोगों में, इसको भी कम्युनिज्म कहा जाता है। दूसरा कम्युनिज्म जो है वो एक हुक्मरानी का तरीका होता है जो बाय फोर्स किया जाता है, कमजोर ममालिक पर जो है वो हमला करके उनको अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया जाता है। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। वेस्टर्न इंपेरियलिज्म में ऐसा किया जाता था किसी जमाने में, और ये मिलिट्री फोर्स के जरिए से जो है वो कमजोर ममालिक पर हुक्मरानी की जाती थी। अब अगर एशिया में कुछ ममालिक ऐसा करेंगे सो दे विल नॉट बी सपोर्टेड बाय द ह्यूमैनिटी ऑफ सिविलाइजेशन। These are the views of author. Author की ये अपने जाती व्यू हैं। And then he tells that what then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia. अब एशिया को आगे बढ़ाने के लिए, एशिया को तरक्की दिलाने के लिए क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं और किस तरह से एशिया तरक्की कर सकता है। एशिया विल नॉट डेवलप बाय कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के जरिए से या जबरदस्ती हुकूमत के जरिए से एशिया तरक्की नहीं करेगा। एशिया को तरक्की करने के लिए क्या चाहिए? देयर आर सम थिंग्स which though not in many ways regrettable, it is necessary to accept as conditions of survival in the modern world. आजकल की जदीद दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने मुल्क को, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए करनी पड़ेंगी। The most important of these is the growth of industrialism. और सबसे अहम उनमें यह है कि इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए। अगर आप अपने मुल्क को तरक्की दिलाना चाहते हैं, एशिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप इंडस्ट्री पर फोकस करें, इंडस्ट्री लगाएं। इट हैपेंस इन चाइना दैट द पीपल आर इंडस्ट्रियस, दे वांट टू मेक इंडस्ट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग सेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा होता है चाइना में कि लोग इंडस्ट्रीज को बहुत अहमियत देते हैं। और आज देखिए चाइना दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा है। जितनी भी चीजें हैं, हर खिलौना, हर प्लास्टिक की चीज हमें उसमें मेड इन चाइना ही नजर आता है लिखा हुआ। सो they have given importance to industry. उन लोगों ने इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी है। जापान they are very good producers of machines, मशीन वर्क जो होता है उसके बहुत अच्छे प्रोड्यूसर जापान है। कार्स वगैरह जो है वो बेहतरीन दुनिया को जो है वो भेजते हैं। सो दे हैव डन इंडस्ट्री, दे हैव एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री इन देयर कंट्री। उन लोगों ने चाइना में भी इंडस्ट्री को फरोग दिया। सो कहते हैं कि इंडस्ट्री जो है ना वो किसी भी सल्तनत की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। द पावर ऑफ इंग्लैंड in the early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and the United States so in the present day is due to their supremacy in this respect. उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि 19वीं सदी में इंग्लैंड जो था वो तरक्की याफ्ता क्यों हुआ, क्योंकि उसने मशीन प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी। रशिया को देख लीजिए आजकल के दौर में, अमेरिका को देख लीजिए आजकल के दौर में। आज अमेरिका सुपर पावर बन गया है क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल जोन बन गया। सो इट इज यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन। अब अगर कोई इंडस्ट्री के खिलाफ बात करे तो ये जो है वो एक फजूल सी बात होगी कि इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होती है, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ पावर एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड हैव डिफिकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये एक ताकत का जरिया है। जो इंडस्ट्री नहीं लगाते उनकी आज़ादी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। अब आपके मुल्क में लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि हमने कितनी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर लगाई हैं। डू वी हैव इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज हैं? कैन एनीबडी टेल मी? कोई बताएगा? आर देयर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? आपके अपने मुल्क में कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं? कौन सी हैं? आपके मुल्क की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज जरूरी है ना, तो आपके मुल्क में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं हम, और कारपेट इंडस्ट्री भी यहाँ पर, और टोबैको इंडस्ट्री। गुड्स, वेरी गुड। स्पोर्ट्स गुड्स में सियालकोट हमारा जो है ना वो बहुत आगे है, और खास तौर पर फुटबॉल जो है ना, हमारी फुटबॉल की टीम नहीं है लेकिन दुनिया में बेहतरीन फुटबॉल्स हम प्रोड्यूस करते हैं। जब भी वर्ल्ड कप होता है हमें ज्यादातर ऑर्डर्स जो है वो सियालकोट में कोई मिलते हैं कि जो है ना आप हमें फुटबॉल बना के दें। हाँ, तो स्पोर्ट्स गुड्स में हम आगे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कालीन वगैरह भी जो है वो हम बनाते हैं अपनी। फैसलाबाद में हमारे जो है वो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई है कपड़ा बनाने की। 100% कॉटन जो है
वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है कि जो कॉटन पाकिस्तान में बनता है पूरी दुनिया में ऐसा कॉटन जो है वो नहीं बनता। यहाँ से बाहर मुल्क में जाता है, बाहर मुल्कों से उनकी मोहर लग के फिर यहीं आके महंगे दामों बिक रहा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कपड़े की इंडस्ट्री में और खेलों की इंडस्ट्री में आगे है। दैट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं। आपके अपने शहर कराची में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, साइड इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसके अलावा जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन है। लांडी में इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। लांडी में ही हमारे चंद साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात होगी वो तकरीबन जो है यूं समझ लें, सारा हबीब वांट्स टू से समथिंग। बोले बेटा सारा हबीब, यू रेज योर हैंड, डू यू वांट टू से समथिंग। कहाँ गई? एनीवे सो अब जनाब हमारे एक कराची में ही एक जगह है लांडी, जहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई थी। चंद साल पहले की बात है, कुछ ही अरसा हुआ होगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी यूँ समझ लें मुशर्रफ का दौर था, और वी हैड परवेज मुशर्रफ ईरा। उस जमाने में वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी, फॉरेनर्स थे, उन्होंने वो लेदर की फैक्ट्रीज बनाई थी, चमड़े की जैकेट्स वहाँ पर सिलाई होती थी, उसकी स्टिचिंग। और वो किस तरह से आती थी, शिपमेंट आती थी, किमाड़ी पे उनका वो जहाज उतरता था, वहां से कंटेनर जो है वो ट्रक में सवार होते थे, वो पूरे ट्रक वो सीधा रोड जा रहा है, चलते जाते थे, लांडी पहुंच जाते थे। वहां पर फैक्ट्रीज के अंदर जो है उनको ट्रकों को जो है वो उसमें से माल उतारा जाता था, वहीं पर कटिंग होती थी, वहीं पर सिलाई होती थी, स्टिचिंग होकर वो कंटेनर में पैक होकर माल दोबारा जो है शिपमेंट पे पानी के जहाज से वापस फॉरेन कंट्रीज रवाना कर दिया जाता था। अब इससे फायदा हो रहा था यहाँ के वर्कर्स को और फॉरेन कंट्रीज को। फॉरेन कंट्रीज को क्या फायदा हो रहा था, उनको ये फायदा था कि अगर वो ये फैक्ट्रीज बाहर मुल्कों में लगाएं तो उन्हें वर्कर्स पाकिस्तान से बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि फाइन स्टिचिंग पाकिस्तान के जो सिलाई करने वाले हैं इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, लेदर की खास तौर पर। तो इतने अच्छे उनको कारीगर जो है वो कहीं नहीं मिलते, वो पाकिस्तान से बुलाते तो उनकी रिहाइश का इंतजाम करना पड़ता और उन्हें पैसे जो है वो डॉलर्स में देने पड़ते। तो अब पाकिस्तान ने उनको ऑफर की, हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो है इस पर जो है मुज़ाकरात की और यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रीज लगवा दी। वो फैक्ट्रीज लग गई, यहाँ वर्कर्स को रोजगार मिला, हमारे लोगों को रोजगार मिला। इतना काम आता था क्योंकि सर्द ममालिक में जैकेट्स बहुत ज्यादा जो है वो फरोख्त होती हैं, तो वो पूरे पूरे जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं वर्कर्स, नाइट्स लगा रहे हैं, आंखें सूजी हुई हैं, चले आ रहे हैं। सो दैट वाज द पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे, खुशहाल थे। फिर अचानक क्या हुआ कि वो एक पॉलिटिकल लीडर थी, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया बेनजीर भुट्टो का। उसके बाद लोगों को शदीद गुस्सा आ गया, उनका लो जी हमें गुस्सा आ रहा है, लोग डंडे लेके बाहर निकल गए, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग गए, और एक जो है वो गहमा गहमी हो गई जनाब कि वो एटीएम मशीनें खोल के ले गए, बैंकों में घुस गए, गाड़ियों को आग लगाती, जगहों को आग लगाती, और उसी अफसोस में किसी ने उन लेदर की फैक्ट्री को भी आग लगा दी। अब जनाब वो फैक्ट्री जल गई। वो मालिकान चूंकि जब फैक्ट्री लगाते हैं तो वो इंश्योर्ड होती है इन तमाम चीज़ों से, तो उनको जब पैसे मिले तो 1.5-2 महीने बाद दोबारा उन्होंने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, बट दे वर अनसक्सेसफुल, क्योंकि हमारे यहाँ के हालात ऐसे थे, कभी लाइट ही नहीं होती थी, कभी जो है वो लाइट होती थी तो स्ट्राइक होती थी, उन जमाने में कॉल्स भी आती थी लंदन से, तो पूरा कराची बंद हो जाता था, तो फैक्ट्रीज भी बंद होती थी। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो फैक्ट्री मालिकान को पर्चियां आना शुरू हो गई, और जनाब वो फिर तो हालात और ही बिगड़ते ही चले गए, उन्होंने यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर दी। फैक्ट्रीज खत्म, इंडस्ट्रीज खत्म, वो जो लेदर की इंडस्ट्री चल रही थी एक, वो सब खत्म हो गई। उसके बाद अब क्या हुआ जनाब, वो फैक्ट्री वाले यहाँ से चले गए। एक मुल्क ने उन्हें ऑफर की कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, यहाँ फैक्ट्री लगा लें। वो मुल्क था बांग्लादेश। बांग्लादेश ने उन फैक्ट्रीज को ऑफर की और वो लेदर की फैक्ट्रीज बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। लेकिन बांग्लादेश ने एक जो है वो शर्त रखी कि वर्कर्स आप पाकिस्तान से लेकर नहीं आएंगे, वर्कर्स हमारे होंगे, रोजगार हमारे लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद जनाब वो फैक्ट्रीज वहां पर हो गई और बांग्लादेश ने उन्हें और फैसिलिटीज भी दी, टैक्स फ्री इन्वायरमेंट दिया उनको, उनसे टैक्स नहीं लिया फैक्ट्री वहां पे स्टेब्लिश करने का। अब क्या हुआ, हमारे नसीब में आ गई, हमारे मुकद्दर में बन गई बेरोजगारी, हमारे यहाँ पे लोग हो गए बेरोजगार और वो दर बदर ठोकरे खाने लगे। रोजगार चला गया बांग्लादेश, वहां पे लोग जो है वो काम करना शुरू हो गए। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश का टका हमारे रुपए से आगे, हम टके टके को तरस रहे हैं, ये हालात हो गए। और बांग्लादेश दे आर डेवलपिंग, वो तरक्की कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रीज जहां पर होंगी वो मुल्क खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगी तो आपका मुल्क भी खुशहाल होगा। इफ द कंट्री इज स्टेबल, if the people are happy,
then country will stable. So that is the important thing to have growth of industrialism, कि आप इंडस्ट्रीज को फरोग दें, आप अपने मुल्क में जो है वो कई किस्म की इंडस्ट्रीज लगाएं. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. So वेट अ मिनट बेटा, ये स्लाइड हमारी जो है ना वो दैट्स नॉट वर्किंग. एक दूसरी स्लाइड है दैट्स आई एम फाइंडिंग.